अरे कितनी सुंदर है रे तू कमला, जरा सा मेकअप कर ले तो मेरी ये तीनों बहुएं तेरे आगे पानी कम चाय लगे। शर्म आती है माँ जी, इतनी तारीफ ना किया करो। लो बैठो, मैं तुमको गर्मा गर्म रोटी खिलाती हूँ और खा लो तो पैर मल दूंगी, थक जाती होगी ना। एक तो है जो थोड़े से पैसे के लिए मेरा कितना ख्याल रखती है, और एक ये तीनों जिनके लिए तो मैं एक सामान से हटकर कुछ नहीं। सास ने कमला के हाथ की रोटी खाई और आंखें मूंद ली। कमला बेटा, ये हाथ किसने सिखाए तुझे? मेरी तीनों बहुएं मिलकर भी ऐसी रोटी नहीं बना सकती जैसी तू बनाती अकेले। अरे माँ जी, अब भी बस आपका प्यार है। लो और लो एक और। लाती बेटा, तेरे हाथ का खाना खाने के बाद अब इन तीनों का खाना खाया ही नहीं जाता। तभी बड़ी बहू रत्ना अंदर आई। देखा सास कमला के साथ हंस हंस कर बात कर रही है और कमला उनके पैर दबा रही है। माँ जी ये क्या है, नौकरानी से पैर दबा रही हो? क्यों, क्या हो गया? तू कब दबाती है मेरे पैर? याद है पिछली बार कब आई थी इस कमरे में मुझसे मिलने? माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? हम लोग थोड़ा काम में व्यस्त रहते हैं। भाई बहुत व्यस्त हो तुम तीनों, मोबाइल देखने में, सीरियल देखने में। और ये कमला सुबह 6 बजे आती है, घर का सब काम करती है, मेरा नाश्ता बनाती है और फिर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें भी करती है बिना किसी से कहे। रत्ना चुप होकर चली गई। उसने सीधे अपने पति विकास के पास जाकर शिकायत की। विकास, तुम्हारी माँ ना हद करती है, उस नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है, मेरे सामने ही उसकी तारीफ करती रहती है। तो क्या झूठ बोलती है माँ? कमला पुरानी है हमारे घर की, माँ को उससे लगाव है। तू छोटी बात पर इतना मत सोचा कर। छोटी बात? वो मेरे सामने कह रही थी काश तुम्हारी शादी कमला जैसी लड़की से करवाई होती। अरे यार, माँ का तरीका है बोलने का, तू दिल पर मत ले। अगले दिन सास ने कमला को बुलाया और अपनी अलमारी खोली। कमला बेटा ये देख, ये सूट मैंने लखनऊ से मंगवाया था पर अब मुझसे पहना नहीं जाता है, तू ले जा, तुझ पर खूब जचेगा। अरे माँ जी, ये तो बहुत कीमती लग रहा है, मैं कैसे लूं? अरे चुप कर, ले जा। और ये सरसों का तेल भी ले जा, असली है, बालों में लगाना। तेरे बाल इतने लंबे और घने हैं, इनका ख्याल रखा कर। दोपहर में तीनों बहुएं रसोई में बैठी थी। छोटी बहू नीलम ने देखा कमला नया सूट पहनकर जा रही है। दीदी, ये सूट तो माँ जी का था ना? हाँ, मैंने भी देखा था, मुझसे तो पूछा नहीं, उसे दे दिया सीधे। इस घर में नौकरानी बहू बन रही है और हम तीनों नौकरानी। तीनों ने मिलकर फिर अपने अपने पतियों से बात की। फिर तीनों पतियों ने एक जैसा जवाब दिया। माँ खुश है तो रहना तो ना यार। कमला पुरानी है घर की, माँ का मन लगा रहता है उससे। अरे छोड़ो भी, माँ का दिन कटता है, क्या फर्क पड़ता है। रात को सास अकेली बैठी थी। कमला जाने लगी तो सास ने रोका। कमला एक बात पूछूं, तू इतना क्यों करती है मेरे लिए? पैसे तो मैं देती हूँ पर तू जो प्यार देती है वो तो मैंने इन तीनों से भी नहीं पाया। माँ जी, अब मेरी माँ जैसी हो, मेरी माँ नहीं रही। जब आपको देखती हूँ तो उन्हीं की याद आती है। सास की आंखें भर आई। भगवान करे तुझे सब कुछ मिले बेटा, तू सच में मेरी चौथी बहू है। अगली सुबह तीनों बहुएं रसोई में इकट्ठा हुई। सुनो दोनों, अब बहुत हो गया, उस कमला को सबक सिखाना पड़ेगा, माँ जी के सामने बहुत इतराती है। हाँ दीदी, कल माँ जी ने उसे अपना सूट दे दिया और हमें तो दिवाली पर भी कुछ नहीं मिला। आज से जो काम माँ जी उसे बोलेगी हम उससे पहले ही कर देंगे और उसे बोलेंगे तू गलत कर रही है। माँ जी के सामने उसे नीचा दिखाएंगे। और हाँ, आज माँ जी की चाय में नमक ज्यादा जाएगा और इल्जाम कमला पर। तीनों मुस्कुराई और प्लान पक्का हो गया। कमला आई तो रत्ना ने तुरंत टोका। अरे अरे कमला, आज क्यों देर से आई? और कल जो बर्तन मांजे थे उनमें अभी भी चिकनाई है, ठीक से काम नहीं होता क्या तुझसे? कमला चुप रही और काम पर लग गई। और ये झाड़ू भी ठीक से नहीं लगाई तूने, देख कोने में कितना कचरा है। माँ जी का कमरा भी साफ नहीं किया ठीक से। दीदी मैंने तो अभी जाकर। चुप रह, बहाने मत बना। तभी सास कमरे से निकली, सब देख रही थी। क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर क्या है सुबह सुबह? माँ जी, ये कमला आजकल ढंग से काम ही नहीं करती, देर से आती है, बर्तन गंदे छोड़ती है। सास ने रत्ना को ऊपर से नीचे देखा। रत्ना, तू कितने बजे उठती है? 9 बजे। और कमला 6 बजे आती है, तुझसे पहले। अब तू मुझे देर से आने का मतलब समझाएगी क्या? अरे माँ जी, लेकिन बर्तन तो कभी रसोई में झांकती है? तुझे पता है बर्तन कहाँ रखे? कमला रोज मेरा नाश्ता बनाती है, तूने पिछले महीने में एक बार बनाया हो तो बता। माँ जी हम तो। चुप रह नीलम, तुम तीनों मिलकर उसे परेशान कर रही हो, मुझे सब पता है। सोचती हूँ बुढ़िया को क्या पता, पर इस घर में एक पत्ता भी मेरी नजर के बिना नहीं हिलता। माँ जी, आप हमेशा उसी का पक्ष लेती हो। क्योंकि वो गलत नहीं करती। और तुम तीनों ने कभी मुझे वो दिया जो वो देती है? बीमार थी पिछले महीने, कमला रात को रुक कर दवाई देकर गई
तुम तीनों में से कोई एक पानी भी लेकर आई थी? तीनों चुप हो गई। जाओ यहां से। और कमला बेटा तू अपना काम कर, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। जब तक मैं यहां हूं कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता। कमला की आंखें भर आई। एक दिन दोपहर को पड़ोसन शांति देवी पसीने से तरबतर दरवाजे पर आ धमकी। अरे शांति जी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं होंगी तो क्या होंगी, कमला आज आई नहीं मेरे घर, बर्तन पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगी और घर में मेहमान आने वाले हैं शाम को। अरे उसकी बेटी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए नहीं आई होगी। तबीयत खराब थी तो यहाँ कैसे आ गई? मेरी भाभी ने देखा उसे सुबह इस गली में आते हुए, सीधे इसी घर में घुस गई, मेरे घर की तरफ मुड़ी नहीं। सुमन के कान खड़े हो गए। मन में कुछ और ही चल रहा था। अच्छा, तो बेटी की तबीयत का बहाना था और आई यहाँ। अगले दिन कमला जैसे ही गली में घुसी, शांति देवी दरवाजे पर खड़ी थी। आ गई महारानी, कल कहा थी? बेटा बीमार था या बहाना था? उस घर में जाने का टाइम था, मेरे घर की याद नहीं आई? सुमन के घर गई थी, तू बता रही थी वो। तू ना सुधर जा अब। शांति जी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए। बस बस, सुन लिया जब। कमला अंदर गई, आंखें भरी हुई थी। सास ने देखा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? कमला ने सब बताया। सास का चेहरा बदल गया। उन्होंने आवाज लगाई, सुमन इधर आ जरा। सुमन आई तो सास ने सीधे पूछा, शांति को किसने बताया कि कमला यहाँ आई थी? माँ जी, मैंने तो बस क्या, तूने जानबूझकर भड़काया उसे? कमला ने मेरी तीमारदारी की और तुझे वो नहीं दिखा गया? तुझे बस मौका चाहिए उसे नीचा दिखाने का। अरे शर्म कर सुमन, जो तुझसे ना हो सका वो ये करती है और तू उसकी दुश्मन बनी है। सुमन सिर झुकाए खड़ी रही। कमला बेटा बैठ जा, तू रो मत। जब तक मैं हूं कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल मेरे पास बैठ। सुमन अपने कमरे में गई और नीलम को खींचकर बिठा लिया। नीलम सुन, आज माँ जी ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, वो मैं भूलूंगी नहीं। उस कमला के सामने 4 बातें सुना दी मुझे, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। दीदी मुझे पता था माँ जी अब हद करने लगी है। उस कमला को इतना सर चिढ़ा लिया है, अब वो हमसे भी बड़ी हो गई है इस घर में। अब तू ही कुछ कर, मुझसे अब उस कमला को देखा भी नहीं जाता। नीलम की आंखों में शरारत आ गई। दीदी आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ, इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं उसे। अगली सुबह कमला आई और पोछा लगाने लगी। नीलम ऊपर से देख रही थी। जैसे ही कमला ने एक कमरे का पोछा लगाया, नीलम ने चुपके से चिप्स का पैकेट खाते हुए उधर से जाकर कचरा फर्श पर बिखेर दिया। अरे यहाँ तो अभी भी गंदगी है। कमला ने देखा, चुपचाप दोबारा पोछा लगाया। थोड़ी देर बाद कमला बर्तन धोने बैठी। आधे बर्तन हो गए तो नीलम रसोई में आई और चुपके से 2-3 कटोरियां दोबारा झूठी करके रख दी। कमला, ये बर्तन अभी धुले नहीं क्या? देख कितने झूठे हैं। कमला ने देखा, कुछ नहीं बोली, बस होठ भींच लिए। 2 दिन यही चलता रहा। कमला का काम 2 गुना हो गया था। तीसरे दिन कमला ने एक तरकीब सोची। सुबह आई तो सीधे सास के कमरे में गई। माँ जी, आज आप मेरे साथ बैठी ना, अकेला नहीं अच्छा लगता काम करते हुए। अब से बातें करते करते काम हो जाएगा। अरे हाँ बेटा, चल मैं भी उब गई हूँ कमरे में बैठे बैठे। सास कुर्सी लेकर रसोई के बाहर बैठ गई। कमला ने बर्तन धोने शुरू किए। बातें होने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम आई। देखा सास वहीं बैठी है तो रुक गई, अंदर नहीं गई। फिर कमला ने पोछा लगाना शुरू किया। सास उसके पीछे पीछे चलती रही, बातें करती रही। नीलम ने 2-3 बार कोशिश की कि किसी तरह कचरा फेंके, पर सास की नजर हर तरफ थी। एक बार नीलम चिप्स लेकर उस तरफ बढ़ी तो सास ने सीधे देख लिया। नीलम उधर मत जा, अभी पोछा लगाया ना कमला ने, और वो चिप्स रसोई में जाकर खा, इधर उधर मत बिखेर। नीलम का सारा प्लान धरा रह गया। खड़ी रही कुछ देर, फिर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कमला ने सास की तरफ देखा। सास मुस्कुरा रही थी। मैं सब समझती हूँ बेटा, चल चाय पी। करवा चौथ की सुबह 4 बजे घर में चहल पहल थी। सास रात से ही सरगी तैयार कर रही थी। मठरी, फैनी, फल, मिठाई सब सजा कर रखा था। रत्ना, सुमन और नीलम तीनों सज धज कर आई। सास ने एक एक करके तीनों को सरगी दी, आशीर्वाद दिया। तभी कमला दरवाजे पर आई। माँ जी, इतनी सुबह दरवाजा खुला देखा तो आ गई, कुछ काम हो तो बता दो। आजा बेटा, बैठ यहाँ, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। सास ने एक थाली और उठाई जो पहले से ढकी रखी थी। उसमें वही सब था जो तीनों बहुओं को दिया था। ले बेटा, ये तेरी सरगी। अरे नहीं माँ जी, मेरे लिए नहीं, आप क्या करिए, मैं तो बस काम वाली हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। काम वाली नहीं है तू, मेरी बहू जैसी है, और बहू को सरगी सास देती है। चल ले ले चुपचाप।
कमला की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से थाली ली। तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। रत्ना का चेहरा तमतमा गया। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? इससे सरगी हमारे साथ। तो क्या हुआ? मेरी इच्छा। माँ जी थोड़ा तो सोचिए, घर में बाहर क्या बातें होंगी, नौकरानी को सरगी दे रही हैं आप। सुमन, जो मेरे लिए बेटी जैसा काम करे उसे मैं नौकरानी नहीं कहती, और मुझे बीमारी में जो पानी तक ना पूछे उसे मैं बहू नहीं कहती। माँ, आप हमेशा हमारी तुलना इससे करती है, ये बहुत गलत है। तुलना तुम खुद कराती हो बेटा, मैंने नहीं कराई। जो करोगी वो भरोगी। तीनों बहुएं मुंह फुलाकर अंदर चली गई। सास ने कमला का माथा चुमा। खुश रह बेटा, भगवान तेरा सुहाग सलामत रखे। तीनों बहुएं रात को एक कमरे में बंद हो गई। बस अब बहुत हो गया, इस कमला को इस घर से निकालना ही पड़ेगा। माँ जी से तो कुछ होगा नहीं, सीधे इनके बेटों तक पहुंचना होगा। लेकिन दीदी, बेटे भी कहते हैं पुरानी है, माँ जी को अच्छी लगती है। इसीलिए तो ऐसा करना होगा जिसके बाद बेटे खुद इसे निकाले। माँ जी की सोने की अंगूठी अलमारी में है, कल वो अंगूठी गायब हो जाएगी और इल्जाम कमला पर। दीदी पक्का काम करेगा ये। 100%। अगले दिन कमला आई। रत्ना ने चुपके से सास की अंगूठी निकालकर अपनी जेब में रख ली। शाम को जब सास ने अंगूठी ढूंढी तो रत्ना ने तुरंत शोर मचाया। विकास, विकास जल्दी आओ, माँ जी की अंगूठी गायब है। तीनों बेटे आ गए। सास परेशान थी। मैंने आज कमला को उस अलमारी के पास देखा था, मुझे शक है। रत्ना, जुबान संभाल, कमला पर ये इल्जाम। माँ जी, अंगूठी अपने आप नहीं उड़ी, और घर में बाहर से तो वही आती है। मेरी कमला चोर नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। 15 साल से है वो इस घर में, एक पैसे पर भी आंख नहीं उठाई कभी। माँ, लेकिन अंगूठी फिर गई कहाँ? पता नहीं, कहीं रख कर भूल गई होंगी, पर कमला ने नहीं ली, मैं कसम खाकर बोल सकती हूँ। भैया, आप भी माँ की तरह आंखें बंद रखोगी क्या? घर में चोरी हो रही है। माँ, हम समझते हैं आपको कमला पसंद है, लेकिन अब हम उसे नहीं रख सकते। घर में बहुएं हैं, बच्चे हैं। मनोज, तू मेरी बात सुन, वो बच्ची बेकसूर है, मैं नहीं निकलवाऊंगी उसे। माँ, बस भी करो, हम तीनों का फैसला है, कमला कल से नहीं आएगी। राजेश, तू भी? अरे वो तुम्हारी माँ की जान है और तुम लोग बिना सोचे। माँ, बहुत हो गया, कल हम खुद बोल देंगे उसे। सास की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं कर सकती थी। तीनों बेटे पत्नियों के आगे झुक चुके थे। रात को सास अकेली बैठी रोती रही। बार बार एक ही बात मन में आती थी, मेरी कमला बेकसूर है, भगवान इन्हें माफ करना। अगले दिन एक नई नौकरानी आई। नाम था सविता। रत्ना ने दरवाजे पर ही रोक लिया। सुन सविता, यहाँ काम सीधा है, झाड़ू पोछा बर्तन। बस एक बात और, ऊपर कमरे में जो बुजुर्ग हैं उनके चक्कर में मत पड़ना, अपना काम करो और निकलो। जी दीदी। सविता अंदर आई। सास ने कमरे से झांक कर देखा। अनजान चेहरा था, फिर भी उन्होंने आवाज लगाई, बेटा जरा एक कप चाय बना देना, तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। सविता ने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने आंखों से इशारा किया। मुझे चाय बनानी नहीं आती। सास चुप हो गई। दोपहर को दवाई का वक्त हुआ। कमला हमेशा याद दिलाती थी, आज कोई नहीं था। सास खुद उठी, अलमारी खोली और दवाई ढूंढने लगी। हाथ कांप रहे थे। बेटा कोई है, जरा पानी तो देना। किसी ने जवाब नहीं दिया। रत्ना बेडरूम में मोबाइल देख रही थी। नीलम सीरियल में व्यस्त थी। सुमन फोन पर बात कर रही थी। सास खुद पानी लेने उठी। शाम को भूख लगी। रसोई में झांका तो सविता जा चुकी थी। बहुओं ने अपने लिए खाना बनाया था, सास के लिए कुछ नहीं। सास वापस कमरे में आकर बैठ गई, आंखें बंद कर ली। कमला होती तो अभी तक गरम रोटी थाली में होती। उधर तीनों बहुएं रात को फुसफुसा रही थी। दीदी देखा आज माँ जी का क्या हाल है, कमला के बिना एक काम नहीं हुआ उनका। हाँ, अब पता चलेगा हम बहुएं क्या होती है और नौकरानी क्या होती है। रत्ना धीरे से मुस्कुराई। 2-4 दिन और सहो माँ जी, फिर खुद माफी मांगोगी हमसे। और उस रात सास भूखी, अकेली, अंधेरे कमरे में लेटी रही। कमला की याद में आंसू बहाती रही। कमला के जाने के बाद घर में सविता थी। सविता बस काम करती और चली जाती, न किसी से बात, न किसी से मतलब। बहुओं ने पहले ही समझा दिया था कि सास के पास मत जाना, लेकिन सास भी सास थी। एक दिन सुबह सविता झाड़ू लगा रही थी। सास कमरे से निकली और सीधे रसोई में चली गई। सविता ने देखा, थोड़ी देर बाद रसोई से खुशबू आई। सास बाहर निकली, हाथ में 2 कप चाय थी। सविता बेटा ले चाय पी, थक जाती होगी ना सुबह सुबह। सविता हैरान रह गई। मेरे लिए? और किसके लिए, बैठ जा 2 मिनट। सविता झिझकते हुए बैठ गई। सास भी बैठ गई। कहाँ की है तू बेटा, घर में कौन कौन है?
जी गाजियाबाद की हूँ, माँ है, 2 बच्चे हैं, पति रिक्शा चलाता है। और तू इतनी दूर से आती है रोज? कितने बजे निकलती है घर से? 5 बजे माँ जी। सास की आंखें भर आई। 5 बजे और यहाँ आकर इन लोगों के बर्तन मांजती है। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। सविता को कुछ हो गया। इतने दिनों में किसी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। माँ जी अब बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं हूँ, बस अकेली हूँ। तो आती है तो मन लग जाता है। अगले दिन से सविता बदल गई। बिना बोले सास के लिए चाय बनाने लगी, दवाई का वक्त याद रखने लगी, काम खत्म करके 10 मिनट सास के पास बैठने लगी। 1 हफ्ते बाद सास ने अपनी पुरानी साड़ी निकाली। सविता बेटा ये ले, तुझ पर अच्छी लगेगी। नहीं माँ जी, इतनी कीमती साड़ी। चुप कर, बहू होती तो देती कि नहीं? तू भी मेरी बहू जैसी है। सविता की आंखें भर आई। रत्ना ने देख लिया, सीधे सुमन और नीलम के पास गई। देखा तुम दोनों ने, फिर वही हो रहा है। सविता को भी साड़ी दे दी। क्या? अब इसे भी? मतलब फिर से वही चक्कर शुरू। तीनों ने सविता को अलग से बुलाया। सविता, माँ जी बूढ़ी है, जो दे ले लो, पर उनकी बातों में मत आना, वो सबको ऐसे ही फंसाती है। सविता ने शांति से सुना, फिर बोली, दीदी मेरी माँ नहीं है, 3 साल पहले चली गई। माँ जी को देखती हूँ तो उन्हीं की याद आती है। मैं तो उनका ख्याल रखूंगी, आप मत रोको मुझे। रत्ना का मुंह खुला रह गया। उस शाम तीनों बहुएं छत पर बैठी थी। दीदी अब क्या करे, सविता भी गई हाथ से। यार इस माँ जी का करे क्या, कोई भी नौकरानी लाओ, 2 हफ्ते में उसे बहू बना लेती है। रत्ना सिर पकड़कर बैठ गई। अब समझ में आया, गलती हमारी है। जो माँ जी को वो दे सकती है, हम क्यों नहीं दे सकते? थोड़ा प्यार, थोड़ा वक्त, थोड़ी तवज्जो। तीनों चुप हो गई। वहीं नीचे सास और सविता बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। सविता उनके पैर दबा रही थी और सास मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में एक सच था, जो प्यार देता है उसे प्यार मिलता है, चाहे वो बहू हो या नौकरानी। बेटा पूजा, जब से कॉलेज से आई हो तब से बस मोबाइल ही देख रही हो। बदले हुए कपड़े भी सोफे पर ही पड़े हैं। 22 साल की लड़की हो तुम, और तुम्हारे कमरे का हुलिया देखो। ओफो, इस घर में सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते। जब देखो तब मेरी माँ मेरी सास बनकर मेरे कान चबाती रहती है। तुम्हारी 2 चीजें मैंने ढंग से रखने के लिए कह दी तो मैं तुम्हारे कान चबाने लग गई। और कल रात को अपनी सहेलियों के सामने जो तुमने मुझे इतना कुछ सुना दिया, उसका क्या? एक बार खुद को आईने में देखो और सोचो, तब तुम सच में मेरी बेटी थी क्या? हम दोनों के बीच में माँ बेटी जैसा कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आईने में देखकर मुझे खुद को आपकी बेटी बताने की जरूरत ही क्या है? ये है पूजा, बड़े ही अरमानों के साथ लाड प्यार में पली सारिका और रामकिशन की लाडली बेटी। बचपन में तो सब कुछ सही था, माँ के बिना पूजा का पता भी नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही पूजा बड़ी होने लगी, इसकी सहेलियां बढ़ने लगी, न जाने उसके लिए उसकी माँ जैसे कहीं खो ही गई। रहन सहन के साथ साथ बोलचाल और अपनों के साथ का रिश्ता, पूजा ने सब कुछ अचानक से बदल दिया था। पूजा, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? कॉलेज आ रही हो, 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा होशियार बन गई? माफी मांगो अपनी माँ से। माफी? और मैं? माई फुट। इतना कहकर पूजा सबकी तरफ गुस्से से देखते हुए मुंह मोड़ के वहां से चली जाती है। कितनी बदतमीज लड़की है, माफी मांगने के लिए कहा तो हमारे मुंह पर हमें ही आंखें दिखाकर चली गई। पूरे खानदान में आज तक किसी को हमने आंखें नहीं दिखाई। जाने दीजिए ना, बच्ची है। बच्ची? ये बच्ची आपकी कितनी बेइज्जती कर रही है, आपको नहीं दिख रहा क्या? भविष्य की माँ ना किसी काम में आपका हाथ बटाती है, ना आपकी पूछताछ करती है, और ना ही अपने दिल का कुछ आपको बताती है। तुम दोनों रिश्ते से माँ बेटी हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता किसी सास बहू से कम नहीं है। बेटी के मामले में मेरे नसीब में ही खोट होगी तो कोई क्या ही कर सकता है। जो जैसा है वैसा सहने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। और आपको मेरी कसम, आप भी पूजा से कुछ नहीं कहेंगे। इतनी बड़ी बेटी पर हाथ उठाना, आवाज चढ़ाना हमारे संस्कारों को शोभा नहीं देता। और उसका बर्ताव, उसका क्या, वो शोभा देता है क्या हमारे संस्कारों को? तुम दोनों माँ बेटी झगड़ती हो तो तुम्हारी आवाज मोहल्ले तक जाती है, और शब्द भी ऐसे हैं जो सुनने वाले को हैरान कर दे कि ये दोनों माँ बेटी है। तुम्हें सुनाने से भी क्या फायदा है? भला अपनी बेटी से तुम खुद परेशान हो। न जाने क्या हो गया हमारी लड़की को, इतनी बदल कैसे गई है वो। पूजा के बर्ताव से रामकिशन और सारिका पूरी तरह से परेशान हो गए थे, लेकिन वो उसे समझा भी नहीं सकते थे।
क्योंकि पूजा उनकी कोई बात समझना नहीं चाहती थी और कॉलेज जाने वाले शादी के उम्र की लड़की को मारना पीटना उचित नहीं था। अपनी ही बेटी के सामने रामकिशन और सारिका पूरी तरह से हताश हो गए थे। हर नई सुबह का रोज नया झगड़ा, बस इतना ही सारिका के परिवार में बचा था। सारिका चाहे समझाने जाए या ढंग से बात करने जाए या वो पूजा को नजरअंदाज कर दे, फिर भी पूजा झगड़ा करने के लिए बस बहाने ही ढूंढती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह पूजा किचन में कुछ कर रही थी, तभी बेटी, इतनी सुबह सुबह तुम किचन में क्या कर रही हो? मुझे बता दो ना, तुम्हें क्या चाहिए, मैं बना कर देती हूँ। वैसे भी तुम्हें कुछ बनाना आता तो है नहीं, सब खराब हो जाएगा। दो, मैं बना देती हूँ। मैं कुछ काम नहीं करती हूँ तब भी इस घर में मुझे ताने मारे जाते हैं। अब मैं अपने मन से कर रही हूँ, तुम तब भी सब खराब कर दोगी, ऐसा कहकर मुझे ताने दिए जा रहे हैं। आखिर इंसान करे तो क्या करे? ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, लेकिन बना क्या रही हो? हम सबके लिए नाश्ता बना रही हो क्या? मैं आप लोगों के लिए नाश्ता क्यों बनाऊं? वो तो मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, इसलिए मैं मैगी बना रही हूँ। बाकी का नाश्ता मैंने ऑर्डर कर लिया है। आप लोगों को चाहिए तो आप खुद बना लो या फिर ऑर्डर कर लो। ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? मैं हूं ना, मैं बना देती। ना बाबा ना, आप बना तो देती, लेकिन अगले 1760 दिनों तक मुझे कुछ नहीं आता। मेरे फ्रेंड्स के लिए भी आपको सब कुछ बनाना पड़ा, इस बात के लिए मुझे ताने देती। ठीक है, मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम घर में और 4 लोग हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उनके लिए भी कुछ बना लेती या फिर ऑर्डर कर लेती। तुम्हें खुद से कुछ बनाने का शौक अब चढ़ ही गया है तो उसे पूरी तरह से पूरा कर लेती। आप लोगों के लिए काम करने में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। इस घर में कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता, मैं क्यों आप लोगों के लिए खाली फोकट मेहनत करूं? देखो देखो सारिका, तुम्हारी ही बेटी तुम्हें कितना कुछ बोल रही है। इसलिए पुराने लोग कहते थे, लड़कियां 4 किताब पढ़ ली अब बस हो गया, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी बेटी को कॉलेज भेजना था। उसका कॉलेज तुम पर भारी पड़ रहा है। तुम मेरी बहू होकर तुमने कभी मेरे ऊपर आवाज नहीं चढ़ाया, और तुम्हारे संस्कार देखो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ बहुओं की तरह करती है, उससे भी ज्यादा खराब बर्ताव करती है। सारिका, तुम कुछ भी कहो, मैं 3 बेटियां मैंने बड़ी की है और बड़ी करके उन्हें ससुराल विदा किया है, लेकिन तुम्हारे जैसी नक चढ़ी बेटी मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छी बेटी के मामले में तुम्हारा नसीब ही खोटा है। न 10 मिनट तुम्हारे पास बैठती है, अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारा मजाक बना देती है, ना तुम्हारे ऊपर प्यार जताती है और ना ही तुम्हारे प्यार की कदर करती है। जब हमारा भवेश हुआ था तब तुम्हें कितनी तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने मना किया था फिर से बच्चा करने के लिए, लेकिन तुम्हें बेटी चाहिए थी ना। तुम ही कहती थी बेटी जैसा प्रेम कहाँ होता है। अपनी जान खतरे में होने के बावजूद भी तुमने इस पूजा को ये दुनिया दिखाया, और ये तो तुम्हें माँ समझती ही नहीं है। ये भी कहा मुझे अपनी बेटी मानती है, जब देखो तब मुझे आंखें दिखाती रहती है। बेटा ये ना करना, बेटा वो ना करना, बेटा 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 कर मेरा दिमाग खराब कर देती है, मुझे अपनी जिंदगी भी जीने नहीं देती। आप कहती हो ना कि मैं इनका मजाक बनाती हूँ अपनी सहेलियों के सामने, तो जरा देखो इनका हुलिया, किसी भी एंगल से ये पूजा शर्मा की माँ लगती है क्या? अब ये रहती ऐसी है तो मैं क्यों करवाऊं अपने फ्रेंड्स के सामने इनका इंट्रोडक्शन? ओ एंगल की महारानी, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे कपड़े बदलने से लेकर तुम्हें खिलाने तक, तुम्हें चलाने से लेकर सुलाने तक सब कुछ बहू नहीं किया है। जब तुम्हें इसकी जरूरत थी तब तो तुमने इसका स्टेटस नहीं देखा। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म, ये कहाँ का रिवाज है? तुम्हारी जैसी बेटी को तुम्हारी माँ अभी भी इतने प्यार से रख रही है, तुम्हें तो इसके पैर धोकर पीने चाहिए। अगर इसके जगह मैं होती ना तो तुम्हारे बहू बनने के शौक को इस तरह से उतारती कि तुम किसी की बहू बनने के लायक भी नहीं बचती। तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी इस बकवास का मेरे ऊपर कुछ असर होगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बातें एक कान से सुनी और एक कान से निकाल देना मैंने अच्छे से सीख लिया है। तुम चाहे कितनी भी बकवास कर लो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पूजा की दादी पूजा को कितना कुछ सुनाती है ताकि उस पर कुछ असर हो जाए, वो अपना बर्ताव बदल ले, लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी पूजा पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो 2 बातें अपनी दादी और माँ को सुनाकर वहां से चली जाती है। सारिका जोर जोर से रोने लगती है। बहू शांत हो जाओ, ये उसका बचपना है, तुम हमेशा इसके आगे पीछे करती रहती हो ना, इसलिए इसे तुम्हारी कदर नहीं है। तुम अपनी बेटी से बात करना बंद कर दो, उसकी मदद करना बंद कर दो, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। अपने कोख से जन्म दिया है मैंने उसे, एक ही घर में रहकर उसके साथ में बातचीत कैसे बंद कर दूं माँ जी? उसे मेरी जरूरत होगी तो उसे नजरअंदाज कैसे कर दूं? मेरा खून है, अपने हाथों से बड़ा किया है मैंने उसे चोट भी लगती है तो मुझे तकलीफ होती है। वो भले ही मेरी बहू बन गई है, लेकिन मैं उसकी सास बनकर उसे नजरअंदाज कैसे करूं?
हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो, मैं अपनी बेटी का प्यार वापस पा सकूं, हमारा खोया हुआ रिश्ता वापस पहले जैसा बन जाए। आप ही बताओ भगवान, वो दिन मेरी जिंदगी में वापस कब आएंगे जब मेरी नन्ही सी गुड़िया दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई थी और मेरे गोद में सोने के लिए जिद करती थी। भगवान, मेरे नसीब में बेटी होने के बावजूद बेटी का प्यार क्यों नहीं है? मुझे उसका खोया हुआ प्यार वापस चाहिए भगवान। सारिका, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, इस बात के लिए भगवान को कोसने से अच्छा है कि तुम अपने बेटे का प्यार देखो। अपनी बेटी की चिंता में तुम अपने बेटे से दूर हो रही हो। वो तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। भले ही तुम्हारे नसीब में बेटी का प्यार नहीं है, लेकिन शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की बहू के रूप में ढूंढ कर रखी होगी। वो तुम्हें तुम्हारी बेटी न दे पाए, पर वो पूरा प्यार देगी, पूरी इज्जत देगी और तुम दोनों का रिश्ता दुनिया में सबसे अच्छी सास बहू का रिश्ता होगा। क्या मजाक कर रही हो आप माँ जी? जिसे मैं अपनी कोख से जन्म दिया है वो मेरी ना हो पाई, वो पराई लड़की मुझे क्या ही प्यार करेगी? जिसने मुझे बचपन से देखा है मैं उसकी फेवरेट ना हो पाई, वो बाहर से आई हुई लड़की मुझे क्या ही प्यार करेगी? पूजा का बर्ताव देखकर सारिका खुद के संस्कारों को कोस रही थी कि राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे आशा दिखाती है कि उसकी आने वाली बहू उसकी बेटी की जगह लेगी, लेकिन अपनी बेटी का बर्ताव देखकर सारिका इतनी उदास हो गई थी कि उसे लगता था जिसे मैंने जन्म दिया है वो नहीं मेरी हो पाई तो बाहर से आई हुई लड़की क्या ही मेरी बेटी की जगह लेगी। सारिका को हमेशा ऐसा लगता था कि उसे एक बेटी होगी, वो उसे बहुत प्यार करेगी, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन पूजा के बर्ताव की वजह से सब कुछ बिगड़ गया था और इसलिए अब बहू के बारे में कोई भी सपना देखने के लिए सारिका का मन बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दिन ब दिन पूजा का बर्ताव और ज्यादा बिगड़ जाता है। पूजा के बर्ताव की वजह से सारिका की तबीयत भी खराब हो जाती है और इसी दौरान घर में भावेश के गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है। भावेश, आज मैंने तुम्हें आजाद ग्राउंड के पास उस लड़की के साथ देखा था। कौन थी वो लड़की? तुम्हारे बात करने के तरीके से, पास बैठने के तरीके से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। पापा, वो मैं आपको बता नहीं वाला था, लेकिन अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, इसलिए ऐसा लगा कि थोड़ा और वक्त जाने देता हूँ। वो शिवांशी है मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमारे घर में पूजा और सारिका का तमाशा तुम देख नहीं रहे हो? पहले ही वो एक दूसरे की सास बहू बनकर बैठी है, अब तुम इस घर में एक बहू लाना चाहते हो, वो भी शादी की उम्र से पहले। फिर तो हमारा घर पक्का पागलखाना बन जाएगा। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या हुई है? पापा, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, लेकिन शिवांशी के घर वाले उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसलिए। और मुझे यकीन है कि जैसे पूजा माँ के साथ बर्ताव करती है, शिवांशी वैसे बिल्कुल नहीं है। भले ही पढ़ी लिखी है, लेकिन रिश्तों की समझ अच्छी है उसकी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम्हारी पसंद अच्छी ही होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो हम पहले ही एक बहू झेल रहे हैं, एक और बहू झेल लेंगे। पूजा के बर्ताव की वजह से घर में सब परेशान हो गए थे और ऊपर से भावेश शादी की जिद पकड़कर बैठा था। वो दुविधा मनस्थिति में फंस गए थे। अगर बहू लेंगे तो खुद की बेटी ऐसी है, वो बाहर से आई हुई लड़की कैसी रहेगी, इस बात की टेंशन, और भावेश की बात नहीं मानेंगे तो वो अलग टेंशन। काफी सोचने के बाद भावेश की खुशी के लिए घर वाले इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अगले हफ्ते में भावेश शिवांगी की शादी शुरू करेंगे और फिर कुछ ही महीनों में नई नवेली दुल्हन बड़े ही धूमधाम से घर ले आएंगे। घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन सारिका के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। सारिका का चेहरा देखकर सारिका की सास राधिका उसके पास आकर बैठती है। सारिका, क्या हुआ है तुझे? घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही है और तू चेहरे पर दुनिया भर का टेंशन लिए घूम रही है। क्या बात है, मुझे बताओ, अपना दिल हल्का करो। डर लग रहा है माँ जी, आपने पूजा का बर्ताव देखा है ना? मेरी बेटी होकर भी उसने मुझे बहू का रंग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो सच में किसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ला रही हूँ। मेरी खुद की बेटी ने मेरा जीना इतना हराम कर दिया है। वो पराई लड़की आएगी, फिर मुझे संदेह है कि मैं जी पाऊंगी या नहीं। वो तो कितनी बदतमीजी करेगी मेरे साथ, कैसा बर्ताव करेगी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है माँ जी। सारिका, चेहरे पर टेंशन लेकर, मन में डर लेकर कुछ करने जाओगी तो जो मन में है वही सच होगा। अब एक निर्णय लिया है तो मन में जो कुछ भी है वो कुछ दिनों तक भूल जाओ और खुशी से नई बहू का स्वागत करो।
क्या पता बहू के रूप में इस बार तुम्हें बेटी मिल जाए। राधिका सारिका को समझाने की कोशिश करती है। अपनी सहेलियों के सामने बदतमीजी करना, किसी भी काम में मदद ना करना, अगर सारिका पूजा की मदद कर दे तो उसके किए काम को खराब कहना, बिल्कुल इज्जत ना करना, अपनी ही माँ की चुगलियां करना, पूजा के ऐसे बर्ताव ने सारिका को अंदर ही अंदर खा लिया था। घर में एक लड़की थी, उसने सबका जीना हराम कर रखा था। अब एक और लड़की घर में आएगी, वो भी बहू बनकर। ये बात बड़ी बात थी जो सारिका स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन राधिका के समझाने पर सारिका भी कुछ दिनों तक अपने मन में जो डर था वो भूलकर शादी की तैयारी में शामिल होती है। अगले कुछ महीनों में शिवांशी सारिका की बहू बनकर शर्मा निवास में रहने आती है। सारिका शिवांशी नाराज ना हो जाए इस बात का बहुत ध्यान रख रही थी। थोड़ा सा डर डर कर ही घर में रह रही थी। एक दिन, ये क्या कर रही हो आप माँ जी? माफ करना बहू, वो तुम्हें बिना बताए मैं तुम्हारे कमरे में आ गई, लेकिन ये इतनी सारी साड़ियां अस्त व्यस्त पड़ी थी, मैंने सोचा ठीक से लगा दूं। हाँ, वो शादी के पहले मैं ड्रेस पहनती थी, मुझे साड़ियां ठीक से रखना इतना आता नहीं है, आप मुझे सिखाओगे? तुम सच में मुझसे सीखना चाहती हो? हाँ माँ जी, मैं सच में आपसे सीखना चाहती हूँ, और सिर्फ साड़ियों की ही नहीं, घर की हर एक चीज जो मुझे नहीं आती है वो मुझे आपसे ही सीखनी है। भावेश ने बताया है आपने इस घर को कितने अच्छे से संभाला है, मुझे आपको और इस घर को उतना ही अपनाना है और अच्छे से संभालना है। और एक बात, आप मेरी मदद करना चाहती हो, मुझे भी आपकी मदद चाहिए, लेकिन एक मेरी शर्त है। कैसी शर्त बहू? आप मुझे बहू कहकर नहीं बुलाओगी, एक तो बेटा कहो या फिर शिवांशी कहो, मैं भी आपको माँ जी कहकर नहीं बुलाना चाहती। माँ जी, अगर मैं आपको माँ कहूँ तो चलेगा ना आपको? हाँ बेटा, क्यों नहीं चलेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे माँ कहोगी तो। देखो, बातों बातों में कब सारी साड़ियाँ कम हो गई, पता भी नहीं चला हमें। थैंक यू सो मच माँ, आपकी वजह से मेरा सारा कबर्ड इतनी जल्दी सेट हो गया। थैंक यू कहकर अपना प्यार जताने के लिए शिवांशी अपनी सास सारिका को गले लगा लेती है। दिन ब दिन शिवांशी और सारिका के बीच में एक अलग ही रिश्ता तैयार हो रहा था। पूजा के बर्ताव की वजह से बहू के बारे में सारिका के मन में जो डर बैठ गया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। शिवांशी और सारिका मिलकर घर के सारे काम खत्म करते थे। शिवांशी अपनी सास को अपने साथ शॉपिंग पर भी ले जाती थी, अपनी सहेलियों से भी मिलाने ले जाती थी, दोनों साथ में फोटो खींचती थी, घूमने जाती थी। पूजा के बर्ताव की वजह से सारिका की जिंदगी में बेटी की जो कमी रह गई थी वो शिवांशी ने आकर पूरी कर दी थी। बेटी तो बहू से भी ज्यादा खराब थी, लेकिन बहू ने आकर बेटी क्या होती है इस बात का एहसास सारिका के साथ साथ पूरे घर वालों को दिला दिया था। सारिका भी शिवांशी को बहुत प्यार देती थी, बहुत लाड करती थी। पूजा सारिका को भाव भी नहीं देती थी, लेकिन पहले सारिका उसके आगे पीछे घूमती थी, उसकी हर एक चीज ठीक से रखती थी। लेकिन जब से शिवांशी आ गई थी, पूजा सारिका के लिए बिल्कुल धुंधली सी हो गई थी। अब सारिका हर एक चीज शिवांशी के लिए करने लगी थी। मार्केट जाती थी तो पूजा से पहले शिवांशी के लिए कुछ लेकर आती थी। खाना खाने बैठती थी तो पूजा को बाद में, पहले शिवांशी को आवाज लगाती थी। अब इस बात से पूजा को जलन होने लगी थी। एक दिन ऐसे ही सारिका शिवांशी के बालों में तेल लगा रही थी, तभी पूजा आती है और शिवांशी को धक्का देकर कहती है, जब से तुम इस घर में आई हो तब से देख रही हूँ, मेरी जगह लेने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे आने के बाद मेरी माँ मेरी नहीं रही। तुम समझती क्या हो अपने आप को? बहू हो, बहू बनकर रहो। मेरी जिंदगी में माँ की कमी थी, वो माँ पूरी कर रही है। मैं तो बस उन्हें बेटी की तरह प्यार कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारी जगह नहीं ले रही हूँ, उनकी जिंदगी में अपनी जगह बना रही हूँ। उनकी बेटी जिंदा है अभी, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ के मन को जब पूरी तरह से मार दिया था तब कहाँ थी ये बेटी? जो औरत मुस्कुराना भूल गई थी, जिस औरत की जिंदगी में खुशी के पल नहीं थे, उसकी जिंदगी में खुशी के पल वापस लौटाए हैं इस लड़की ने। भले ही मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसे जन्म दिया है उससे भी ज्यादा प्यारी है ये मुझे। अगर कभी कोई कुछ कहे ना कि बहू बेटी नहीं हो सकती तो मैं उन्हें बताऊंगी, कभी आकर मेरी बहू से मिल लेना। सारिका की बातें सुनकर पूजा का मुंह उतर जाता है और उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगता है।